सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज है संडे, और संडे का मतलब क्या है ये तो मुझे कमेंट में बताओगे। और आज के इस एपिसोड के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर तुमने प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, देख लो जाके, बहुत मजा आएगा। तभी जाके तुम्हें आज का भी ये ब्रेकडाउन वीडियो समझ आएगा। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिला दूं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। और हाँ, 32 मिनट का स्पेशल एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा तो आई डोंट थिंक कि मेरे इस छोटे से रिकैप से तुम्हें कुछ समझ आने वाला है। बट चलो फिर भी बता देती हूँ। गाइस, कहानी की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि अपना जो वांग लिन है वो असल में पता लगा ही लेता है कि लियू युआन के अंदर जो सेलेस्टियल सोल स्लेव है ना, वो असल में एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। और वो तो यहाँ पर बेसिकली अपने मास्टर को रिवाइव कराना चाहता था, लेकिन यहाँ पिछली बार भी वो नाकाम रहा और इस बार भी वो नाकाम होने वाला है। और कहीं ना कहीं उसे अच्छे से पता है कि जवाब क्या होगा, और उसका मास्टर खुद भी नहीं चाहता था। और जब ये बात वो उसके सामने उसके मुंह पे कहता है ना, तो भाई बंदे का ना बिल्कुल ऐसे जमीर हिल सा उठता है। और बस यहीं से आज के वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे गाइस जब वांग लिन उसे ये बात बताता है ना कि तुम्हारा मास्टर तो खुद ही नहीं चाहता कि वो इस दुनिया में वापस आए, वो जागना ही नहीं चाहता। जो सुनकर तो भाई इसे बहुत गुस्सा आता है और वांग लिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सडनली जैसे ही वांग लिन से टकराने वाला था, यहाँ अंदर से ली युआन ना वापस से अपनी जो कॉन्शियसनेस है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब जिसके चलते स्वॉर्ड रुक जाती है और वो यहाँ पर अपनी बॉडी के जरिए से वांग लिन से कहता है कि ब्रदर ज़ू प्लीज इसे खत्म कर दो, इसकी जाल में मत फंसना। अब वांग लिन यहाँ पे इसे मार के दूर लिटा देता है, जिसके चलते इसके मुंह से खून में निकल रहा था। और वांग लिन कहता है कि तुम्हें भी सच्चाई का पता है, यहाँ पर स्टबर्न बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अब ये सुनकर वो गुस्से के साथ तिल मिलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, हाँ क्या पता। अब गाइस, इसी के साथ पास्ट में हमें ले जाया जाता है और यहाँ से तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिर कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे वो बताने लगता है कि मेरा मास्टर गू जी युआन, जो कि एक बेहतरीन वॉरियर था, और उसके ताकत के चलते उसे थंडर सेलेस्टियल रियलम का सेलेस्टियल किंग का टाइटल भी दिया गया, उसे चुना गया। और मैं उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट गू युआन, स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट, मैं भी उसका साथ हमेशा देता था। उसने मैदान जंग में हमेशा फतेह हासिल की, हर एक चीज को उसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया जो भी उसके आड़े आया। उन दिनों मैं उसे हमेशा उसके बैटल्स में हजारों मीलों तक उसे फॉलो करता रहता, वो लड़ता और मुझे भी उसका साथ देने में मजा आता। उसकी ब्लेड जहाँ भी इशारा करती वहाँ पर मैं कहर बरपा देता। इवन की 10,000 सेलेस्टियल्स भी साथ मिलकर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक, बस जब तक वो दिन नहीं आया, वो दिन जिस दिन सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हुआ, उस दिन उसने वो बैटल अकेली लड़ी। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया और फिर मैंने उसे खो दिया। यहाँ पे तभी हमें वो पल दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने उसका मास्टर, जो कि उस अटैक से हिट हो चुका था, वो यहाँ पे मौत की कगार पे पहुंच चुका था। और बस एक सेकंड के रहते वो लेट हो गया और तभी उसका मास्टर उसके सामने डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन तभी वो यहाँ पे इमीडिएटली फॉर्मेशन को फॉर्म करते हुए उसके डिवाइन सोल का छोटा सा जो ट्रेस है ना, उसे कैसे ना कैसे करके अपने पास रोकना चाहता था। वो चाहता था कि बस कैसे ना कैसे करके उसका मास्टर वापस आ जाए। और इन सारे पलों को याद करते हुए वो बताने भी लगता है कि मैं बस चाहता था कि कैसे ना कैसे करके मैं उसे जिंदा कर लूं, मैं उसे वापस पाना चाहता था। सेलेस्टियल रियलम उस दिन पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं बस ये चाहता था कि मैं बस उसके डिवाइन सोल को वापस से यहाँ इस दुनिया में ला पाऊं। अब तभी वो यहाँ पर सारे फॉर्मेशन को सेट कर देता है और बताने लगता है कि मैंने अपनी जो स्वॉर्ड बॉडी है उसे एज अ फाउंडेशन के तौर पे यूज किया ताकि मैं उसके स्कल्पचर को बना पाऊं। और जिसके बाद उसे रेजरेक्ट करने के लिए मैंने हर वो चीज ट्राई किया जो भी मुझे उसकी केव में मिला, हर वो आर्ट, हर वो मेथड, सब कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन फाइनली हजारों सालों के बाद मुझे एक मेथड मिल गया कि जिसके जरिए से मैं उसे वापस से रेजरेक्ट कर पाऊं। लेकिन मैंने इस जगह को नहीं छोड़ा, मैं उसी के साथ यहीं पे रह गया और मैं बस इंतजार ही कर सकता था। और मैंने इंतजार किया उस साल, उस दिन, उस पल, उस मोमेंट का। लेकिन ऐसे ही सालों बीतते गए पर कोई नहीं आया। हजारों साल ऐसी चली गई और मैं बस यहाँ पे इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। और ये जो माउंटेन वाली जगह है, ये जो केव है, इसके ऊपर जो एनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन और जो इसके बाकी के मेथड्स हैं, वो सब कुछ उसने अपने हाथों से सेट किया। बस वो यहाँ पर उस बंदे के इंतजार में था, उस सही मोमेंट के इंतजार में। और फाइनली हेवन ने उसे डिसअपॉइंट नहीं किया। और फिर बारी आती है उस दिन की जब यहाँ पे ली युआन का एंसेस्टर पहुंचता है, जिसने कि उस रिस्ट्रिक्शन को पहचान लिया और वो 30,000 साल के बाद अपीयर हुआ था। मेरे 30,000 सालों का इंतजार जाया नहीं हुआ। इसी के साथ वो बताने लगता है कि जब ली फैमिली का वो एंसेस्टर मेरे सामने आया तो फाइनली मुझे मौका मिल गया और मैं बस तब उसके पास अपना जो स्लेव सील है उसे ये इम्प्लांट कर पाया। मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे मेरे मास्टर के स्टोन स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मुझे अपने इस काम को भी अंजाम देना था जिसके लिए मैंने स्लेव सील का यूज किया और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसके बाद से सारी प्लानिंग की। मेरी बॉडी और सोल एक दूसरे से अलग हो गए। बॉडी मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी और सोल मेरे उस अल्टीमेट प्लान को सफल बनाने के लिए था। और अपनी बॉडी से अलग होने के चलते हर एक पल जो भी मैंने ली फैमिली के अंदर बिताया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक पल में 1000 मौत को झेल रहा हूँ। मैंने इनके फैमिली ब्लड लाइन की पावर को यूज किया मेरी सोल को नरिश करने के लिए, लेकिन एक फ्लॉ था कि मेरी जो सोल है वो सिर्फ एंसेस्टर के बॉडी में ही होस्ट बन के रह सकती थी। और इसका मतलब हर जनरेशन के साथ मेरी जो सोल है वो और ज्यादा कमजोर होती गई। मैंने इनकी ब्लड लाइन का यूज तो किया नरिश करने के लिए, लेकिन हर जनरेशन के साथ ये और ज्यादा कमजोर हो गई। तो फिर मैंने इंतजार किया तब तक जब तक ली जिंगलैन एक्सेंडेंट स्टेज पे नहीं पहुंचा, और उसकी मदद से फिर मैंने ली फैमिली की ब्लड लाइन की पावर की मदद से एक स्वॉर्ड को फॉर्ज किया। और ये वही तलवार
बार थी कि जिसके जरिए से मैं मेरे मास्टर को वापस से जगाने वाला था। सब कुछ तैयार था, पूरा प्लान सेट था और बस अब जरूरत थी उस इंसान के ब्लड की जो कि मेरे मास्टर के सेम ओरिजिन को फॉलो करता है। मैंने सब कुछ किया, जिसके बाद मैंने फाइनली उस इंसान को भी ढूंढा। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ सही होना था और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो जो स्टोन स्टैचू था ना, धीरे धीरे उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और तभी वो यहाँ पे अपने मास्टर के सामने झुक जाता है। वो उनका स्वागत कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने मास्टर का ना एक छोटा सा इल्यूजन नजर आता है जो कि जैसे उसकी तरफ देख कर कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगले ही पल यहाँ पे स्टोन स्टैचू में क्रैक पड़ जाता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ सब कुछ यहाँ पे तितर बितर हो चुका था। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि पर क्यों आप हार मान रहे हैं। यहाँ पे वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड बॉडी के जरिए से और अपनी पावर की मदद से वापस से स्टोन पीस के हर एक चीज को ना अपनी जगह जोड़ने लगता है ताकि उसका स्टैचू वापस से बन पाए और कहने लगता है कि आपने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, साथ में मिलकर पूरे सेलेस्टियल रियलम में एक्सप्लोर करेंगे, तो क्यों आखिर आप ऐसे मुकर कैसे सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे स्टोन स्टैचू का पूरा फिगर बढ़ने लगता है और वो बस यही सवाल कर रहा था, जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा देता है। और यहाँ पे गू फैमिली का जो एंसेस्टर था उसे तो ऑलरेडी ये मैनिपुलेट कर चुका था। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके इसकी ये बॉडी भी डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन इसके जरिए से वो एटलीस्ट अपने मास्टर के स्टैचू को पूरी तरीके से सेव कर पाता है। और इस दौरान वो स्वॉर्ड को यहाँ पे गू एंसेस्टर को देते हुए कहने लगता है कि इसे अपने साथ ले जाओ और मेरे वापस आने का इंतजार करो। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो गाइस हमें पता ही है कि इसके बाद से कैसे गू फैमिली पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो दे रही और यहाँ पे ली फैमिली को तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया गया। उनके ऊपर जो लगाया गया वो जो स्लेव सील था वो अभी भी रिमेन था और फाइनली इतने सालों के बाद वो अपने सोल को वापस से अवेकन कर पाया उस सील के जरिए से। और इस बार उसका टारगेट था ली युआन। अब तभी यहाँ पे वो काफी ज्यादा हताश था और कहने लगता है कि सच में मैं कितना गलत था। यहाँ पे ली युआन जो कि अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ चुका था, अब यहाँ पे उसके ऑरा को फील करते साथ ही वांग लिन स्वॉर्ड को रख लेता और समझ आता है कि ये वाला अब असली ली युआन है। और जैसे उसके करीब जाता है अचानक से एक डेथ ऑरा चारों ओर फिल्ड हो जाती है और तभी एक ह्यूज सी एनर्जी रिलीज होती है। वांग लिन वापस से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल के इसके सामने खड़ा था और तभी वो कहने लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। मेरे मास्टर ने सेलेस्टियल रियलम को बचाने के लिए हर वो कोशिश की, अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया, तो आखिर वो कैसे मर सकता है। उसने तो अपनी दाव बॉडी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कहते हुए वो वांग लिन के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ क्लोज कॉम्बैट कर रहा था और बार बार उस पर हमला करते हुए कहता है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों मेरा मास्टर मर गया, उसे मरना क्यों पड़ रहा है, मैं तो बस उसे रिवाइव कराना चाहता हूँ, उसे जिंदा देखना चाहता हूँ, आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई। यहाँ पे वो वांग लिन को स्वॉर्ड स्ट्राइक से काफी दूर धकेल लेता है। अब वांग लिन उसकी तरफ देखे जा रहा था जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो कहता है कि अब जबकि तुमने मेरी मदद करने से मना कर दिया है तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे, तुम्हें मैं यहाँ हमेशा के लिए इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर दबा के रख दूंगा। और तभी वो अपने द ग्रेट 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करता है और इसका डोमेन भी जैसे ही एक्टिवेट होता है ना भाई, यहाँ पे चारों तरफ हमें द 18 रिस्ट्रिक्शन यानी कि 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे जो फ्लावर्स थे एक साथ खिलते हैं और इनके अंदर से एक ट्री मैन जैसा फिगर बाहर आता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से वांग लिन के ऊपर चारों ओर से हमला कर रहा था। वांग लिन इनसे डॉज करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम बार बार कह रहे हो कि तुम अपने मास्टर को वापस से रिवाइव कराना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें आइडिया है तुम्हारे मास्टर ने अपनी जान सेलेस्टियल रियलम को बचाने के लिए दिया है, लेकिन तुम्हारी जो हजारों साल पुरानी ऑब्सेशन है ना, इसके चलते न जाने कितने मासूम जानों ने अपनी जान सोल सब कुछ गवा दिया सिर्फ तुम्हारे इस ऑब्सेशन के चलते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मास्टर कभी चाहेगा, उसे आज कैसा लगेगा कि तुम आज क्या बन चुके हो, अगर तुम उसके सामने होते क्या तुम उससे नजरें भी मिला पाते। यहाँ पे वांग लिन इस दौरान ये बातें करते हुए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन यहाँ पे ली युआन के अंदर ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी ना जो कि अब धीरे धीरे वांग लिन की बातों को समझने लगी थी, अचानक से ये पूरी तरीके से हाइपर हो जाता है। तभी वो वांग लिन के ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड रेन के जरिए से हमला करता है और कहने लगता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे भाषण दो, लेकिन वांग लिन यहाँ पे माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग को आगे कर देता है और यहाँ उसके अटैक को रिवर्स करने के बाद वांग लिन यहाँ पे उसके ऊपर अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से कमाल का स्वॉर्ड स्ट्राइक चलता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट से आसपास की चीजें तो डिस्ट्रॉय थी, लेकिन उसका टारगेट था वो स्टैचू। अलग झपकती उस पूरे के पूरे केव के साथ उस स्टैचू के भी वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखते साथ ही यहाँ पे जो स्वॉर्ड स्पिरिट था वो अपनी पूरी पावर लगाकर वापस से उस स्टैचू को बनाने लगता है, लेकिन वांग लिन वो तो वापस से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इस दौरान यहाँ पे वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहने लगता है कि तुम मेरी सोल को कभी नहीं मार सकते और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे मास्टर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी वो वापस से उसकी बॉडी को फॉर्ज करते हुए रिस्ट्रिक्शंस को लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे वांग लिन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो कि मेरी तलवार तुम्हारे स्टैचू को तोड़ नहीं पाएगी। अब ये सुनकर वो शॉक था, तभी वांग लिन स्टॉप स्पेल का यूज करता है। जैसे वो कहता है स्टॉप, यहाँ पे वो बंदा पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, उसके सारे अटैक्स भी फ्रीज हो चुके थे और जिसके बाद वांग लिन पकड़ता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और चला के एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है और ये इतनी स्पीड के साथ आगे जाता है कि इवन की ये स्वॉर्ड स्पिरिट भी देख के हैरान था। अगले ही पल वो खुद को फ्री कर लेता है और सीधा उसकी तरफ लपकता है, लेकिन तभी बूम ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका था। वो स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधा उस स्वॉर्ड से जा लगती है जिसके जरिए से वो अपने मास्टर की बॉडी को फॉर्ज कर रहा था और जो कि इसकी बॉडी का हिस्सा भी था। अब तभी यहाँ पे जैसे बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, यहाँ पे अचानक से ये काफी दूर जा गिरता है, खून की उल्टियां कर रहा था और जैसे मास्टर के स्टैचू की तरफ देखता है ना, जिस
जिसका आधा हिस्सा पूरी तरीके से बिखर गया था, वो यहाँ रेंगते उसके करीब जाता और कहता है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। पर वांग लिन कड़क आवाज में कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भी भ्रम था सब कुछ दूर हो चुका है, अपनी आंखों से देखो नतीजा क्या है। ऑब्सेशन में जीना छोड़ दो और रियलिटी का सामना करो। अभी यहाँ पे वो रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज। यहाँ पे इस बंदे की जो स्वॉर्ड बॉडी थी वांग लिन ने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब स्वॉर्ड ही नहीं रही तो यहाँ पे स्प्लिट किस बात की, तो वो समझ चुका था कि ये बहुत ही जल्द यहाँ से डिसअपियर होने वाला है। यहाँ पे तभी वो रेंगते हुए जाता है और स्टैचू के कुछ पीसेस को कलेक्ट करते हुए किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था, अभी मुझे अकेला करके चले गए। मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, जैसे हम पहले रहा करते थे, हेवन एंड अर्थ का सामना किया करते थे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के फाइट करते थे, मैं वैसा रहना चाहता था। मैं हमारे पुराने दिनों को वापस पाना चाहता हूँ। अब सडनली यहाँ पर वो जो स्टोन स्टैचूज थे ना, उनके अंदर से किसी एनर्जी इमिट होती है जो कि ग्रीन कलर की थी और धीरे धीरे करके ये उसके मास्टर का शेप ले लेती है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान था। और तभी वो कहने लगता है कि फे जिन, सेलेस्टियल रियलम के अंदर वो जो बैटल हुआ था उसके अंदर मैं थक जाने की वजह से, एग्जॉस्ट होने की वजह से मारा गया था, और जिसके लिए मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मेरे लिए तुम 10,000 सालों तक इंतजार करते रहे, तुमने कॉज एंड इफेक्ट सबको रिवर्स किया, यहाँ तक कि तुमने मासूमों को नुकसान पहुंचाया जो कि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम अच्छे से जानते हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, जो तुमने किया वो होना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए वो धीरे धीरे यहाँ से डिसअपियर होने लगता है। और यहाँ अपने मास्टर के मुंह से जब वो ये बात सुनता है ना, अपने कानों से जब सुनता है, तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो यहाँ पे उसके सामने सिर झुका के रो रहा था। तभी वो जाते हुए कहने लगता है कि पर मुझे अफसोस है कि अंत में मैंने अपना वादा तोड़ा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसका मास्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे ली युआन की बॉडी को छोड़ देता है, अपने स्पिरिट फॉर्म में एक स्वॉर्ड का शेप ले लेता है, वही स्वॉर्ड जिसे थामकर उसका मास्टर मैदान जंग में कमाल दिखाता था। और उसका मास्टर उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने पुराने दिनों को याद करता है, स्पेशली अपने लास्ट मोमेंट को। इस दौरान तो उसके साथ उसका स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड स्प्रिट भी थी, और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और वांग लिन मैंने जाता हुआ देख रहा था, तभी उसकी नजर ली युआन पे जाती है, जो कि यहाँ होश में आ चुका था, और वांग लिन को देखकर कहता है कि ब्रदर जू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए उसे रियलाइज भी होता है कि अब तक उसकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े गलतफहमी का बस शिकार थी। तभी वांग लिन यहाँ पे पलटते हुए इस टूटे हुए बंजर इलाके को देखता है, जो कि एक रून बन चुका था, खंडर में बदल चुका था, और कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑब्सेशन कितना ज्यादा डीप है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर बस ये वीरान जगह पड़ी है। अब तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और कहानी सीधा वैली ऑफ सेलेस्टियल रून्स के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ब्रदर ली युआन है वो अपने काम में लगा हुआ था। और वांग लिन बताने लगता है कि ये जो वैली है ना, इसे असल में द 8 लॉज ऑफ सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन के 4th लॉ के जरिए से फॉर्म किया गया है, जिसका मतलब ये जगह असल में सेलेस्टियल रून में जाने का एक गेटवे है, एक रास्ता है। और अगर हम वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई पिनाकल टाइप का ट्रेजर तो मिल ही जाएगा, यानी कि सेलेस्टियल ट्रेजर तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि असल में उसी गेटवे को ओपन करने में ब्रदर ली युआन लगा हुआ था। अब यहाँ पे वो अपने रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हुए ना उस गेटवे का पता लगा रहा था, लेकिन आसपास की जो सोर्स थी वो उसके पर हमला करने जाती है। लेकिन वांग लिन यहाँ पर आकर अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इन्हें निपटा रहा था और उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहा था। अब यहाँ पे तभी वांग लिन ली युआन को सिग्नल देता है, और जैसे पाते साथ ही ली युआन अपने 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन के 9th रिस्ट्रिक्शन का यूज करता है, जैसे कि प्लम ड्यू कहा जाता है। और तभी एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइज बैरियर बन जाता है, और जिसके बाद यहाँ पे वो गेट फाइनली खुल चुका था। अब तभी यहाँ पे वो वांग लिन को इशारा करता है, दोनों सीधा उसके अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वांग लिन को कुछ अजीब ही चीज नजर आ रही थी। सबसे पहले तो एक फॉर्मेशन टाइप का बना था, जिसके सेंटर में एक स्वॉर्ड रखी थी और आसपास 8 बड़े बड़े स्कल्स थे। और जिसके बाद यहाँ पर उसे एक और सर्कल नजर आता है, जिसके सेंटर में एक बीस्ट का स्कल था। और भाई ये क्या चीज है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा गाइस, बस तुम देखते जाना कि अर्जुन ने ये जो स्टोरी लिखी ना, ये कितना ज्यादा मतलब तुम्हें ऐसे गूज़बम्प दिलाती है। हर एक चीज एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करिए, और फोरशैडोइंग भाई जो लेवल के भर भर के की गई है ना, तुम्हें हर सेकंड हर पल में मजा आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यार जब बीटीटीएच एंड होगा ना, उसे जो रिप्लेस करेगा, यानी कि उसकी जगह को जो होल्ड करेगा पूरे दूंगा कम्युनिटी में, अपना डोमिनेंस जो साबित करेगा, मेरे अकॉर्डिंग वो रेनेगेट इमॉर्टल है। अब वांग लिन की नजर ना इस बड़े से बीस्ट स्कल की तरफ जाती है, जिसके अंदर से काफी अमाउंट में डेमोनिक ऑरा जैसा बाहर आ रहा था। तभी वांग लिन जैसे करीब जाता है, एक स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ बढ़ के आने लगती है, जो किसके पर हमला करने आती है। पर वांग लिन यहाँ पे सेलेस्टियल पपेट को बाहर निकालते साथ ही एक जायंट से स्टोन के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, एक ह्यूज सा इम्पैक्ट भी रिलीज होता है, आसपास की जगह कांपने लगती है। अब गाइस बाकी सारे स्वॉर्ड्स भी एक साथ हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ये जो माउंटेन जैसा जो एक बहुत बड़ा सा पीस है ना स्टोन का, उसे जैसे ही उसके जरिए से हमला करता है तो सारे के सारे जो स्वॉर्ड्स थे वो भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट जमीन पे जा गिरते हैं। यानी कि इनके अंदर जो पावर एक्टिवेट थी ना, जिसके चलते कोई भी यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर ये हमला कर देते, वो खत्म हो जाती है। अब वांग लिन वो स्कल और जो बाकी चीजें थी इसे अपने पास रखते साथ ही यहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि ली युआन का मैसेज आ चुका था कि वो ज्यादा देर तक गेट को ओपन करके नहीं रख सकता। अब वांग लिन इमीडिएटली बाहर आता है, सीधा ली युआन से कहता है कि यहाँ से निकलो। दोनों यहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वांग लिन उसकी इस रिस्ट्रिक्शन यानी कि 18 प्लम ब्लॉसम की तारीफ करता है, कहने लगता है कि वाकई में इसने तो तब बचा लिया हमें, और मेरा बहुत सा काम उसने ऑलरेडी आसान कर दिया।
किया। अब ये सुनते साथ ही ली युआन को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो कुछ तो कर पाया, लेकिन गाइस इनका टारगेट यहाँ पे आने का कुछ और ही था। लेकिन यहाँ पे ली युआन थोड़ा सा रिग्रेट करता है कि उसे वांग लिन को सच्चाई बता देनी चाहिए थी, यानी कि ब्रदर जू को। तो वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा तब नहीं करना चाहिए था, मैं अपने फैमिली के अंदरूनी मामले को सॉल्व करने के लिए इस हद तक अंधा हो चुका था कि मैंने आपको झांसा दिया और यहाँ पे आपको ले आया। इसलिए ब्रदर जू, मैं ली युआन, मुझे हमेशा इसकी शर्मिंदगी होती रहेगी, तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो मैंने आपकी मदद की ना, ये तो बहुत छोटा सा मैटर है, जो आपने मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बताने लगता है कि ब्रदर जू, जब आपके पास वक्त हो और हम थंडर सेलेस्टियल रिलम से बाहर निकल जाएं, तो आप हमारे लिए एंसेस्ट्रल ग्राउंड्स में वापस आ सकते हैं और हमारे एंसेस्ट्रल हॉल में जाकर मैं आपको हमारी इनहेरिटेंस यानी कि अनाहिलेशन रिस्ट्रिक्शन आर्ट, मैं उसे आपको सिखा दूंगा, उसकी इनहेरिटेंस आपको दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई और दूसरा इरादा है, असल में जो जेड स्लिप अगर मैं दे भी दूं ना, आपको सारा मेथड पता भी चल जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, आपको एंसेस्ट्रल हॉल में जाना ही होगा, क्योंकि इसे पूरी तरीके से अनलीश करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए आपको हार्ट रिस्ट्रिक्शन इम्प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, और उसे रिसीव करने के बाद ही, और जो उसे रिसीव करता है वही हमारे इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर पाता है पूरी तरीके से। जिसके बाद वो बहुत ही डेयरिंग सा मूव लेता है, और कहने लगता है कि ब्रदर जू, मैं अपनी इच्छा अनुसार जो इनहेरिटेड हार्ट रिस्ट्रिक्शन है का आधा हिस्सा मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वांग लिन खुद भी सरप्राइज था और बस वो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो ली युआन है वो कहने लगता है कि ब्रदर जू, हम उस जगह पर पहुंच गए, वो सीक्रेट हिडन चैम्बर जिसे कि आज तक शायद ही किसी ने डिस्कवर किया हो। तभी यहाँ पे ये लोग एक पैलेस के पास पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा पुराना था, और ये असल में जो एंशिएंट सेलेस्टियल है उनका रेजिडेंस है। अब ये लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कॉर्प्स नजर आता है, और यहाँ जैसे ही वो उस कॉर्प को देखते हैं ना, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था सूख चुका है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। लेकिन जो आर्मर इसने पहना हुआ था वो असल में एंशिएंट गॉड की स्किन से बना हुआ था, और इसके अंदर से एंशिएंट ऑरा को वो फील कर पाता है। यहाँ पे वांग लिन जानता है कि एक एंशिएंट गॉड कितना ज्यादा खतरनाक है, और उसकी स्किन को ऐसे यूज कर पाना किसी मटेरियल की तरह, और इस आर्मर का बनाना सच में बहुत ही बड़ी बात है, और जिसका मतलब सेलेस्टियल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वांग लिन यहाँ पे फिलहाल के लिए ली युआन के सामने इग्नोर करता है, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे वो गौर से देख रहा था ना, ली युआन समझ आता है कि शायद ब्रदर जू से जानते, तो वो पूछने लगता है। लेकिन वांग लिन कहता है इसकी जो शक्ल है वो मेरे पुराने दोस्त से मिलती जुलती है, इसी के चलते मैं इसे इतने गौर से देख रहा था, ऐसा ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन वांग लिन यहाँ पर इसके आर्मर को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है इसके पास जो गोल्ड लेदर आर्मर है इसे मैं रख रहा हूँ, और रही बात उस बोन फिंगर की, तो तुम उसे रख सकते हो। अब वांग लिन अंदर चला जाता है, और तभी ली युआन भी उस बोन फिंगर को अपने पास रखते हुए अंदर आ जाता है। यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सामने यहाँ पर वॉल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर मौजूद थी, जिसे देखकर वांग लिन वहीं ठहर जाता है, लेकिन दिखाता कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कुछ पता नहीं। लेकिन ली युआन जब देखता है तो वो तो देखते साथ ही हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये चीज क्या है, आखिर ये कौन से क्रिएचर्स हैं। यहाँ पे असल में वॉल में जो पेंटिंग बनी हुई थी ना, ये एंशिएंट गॉड्स और सेलेस्टियल्स की थी, जो कि फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। वांग लिन तो एंशिएंट गॉड्स को अच्छे से जानता था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी रिवील नहीं करता। ली युआन कहने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा बीइंग होगा जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा मैसिव और ह्यूज होगी, आखिर ऐसा कौन सा क्रिएचर होगा। कहते हुए वो वांग लिन की ओर देखता है, लेकिन वांग लिन कुछ भी नहीं कहता। तो ली युआन आगे आकर कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीजों का सुना तक नहीं है, लेकिन अगर वाकई में ऐसी कोई बीइंग एग्जिस्ट करती है तो मतलब ये तो सेलेस्टियल से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वांग लिन जो सेंटर में एंशिएंट गॉड का फिगर था ना, उसके फोरहेड की तरफ देखता है, जिसके फोरहेड पर 8 स्टार्स बने हुए थे, यानी कि ये एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है। वांग लिन खुद देख के हैरान था। वांग लिन खुद सोच के हैरान था कि एंशिएंट गॉड क्लैन और सेलेस्टियल रिलम, इनके बीच आखिर क्या हुआ होगा। अब यहाँ से ना वांग लिन आगे चला जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन इसी सवाल के साथ सीधा ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ एक रूम के अंदर उसे एक लेटर और एक पेन मिलता है। अब वांग लिन सोच रहा था कि ये शायद किसी सेलेस्टियल नहीं लिखा होगा जिसका ये पैलेस है। तभी वो इसके अंदर पढ़ता है, जहाँ पे उस बंदे ने लिखा था कि आज सेलेस्टियल रियलम में ये गैंग का 16वां साल है, और हमारे सामने एक ऐसा एंशिएंट गॉड अपीयर हुआ कि जिससे लड़ने के लिए सारे के सारे जितने भी सेलेस्टियल्स थे वो यहाँ पर एकजुट होते हैं। हमने पूरी जी जान के साथ बैटल की, और एंड में हमारी ताकत हावी पड़ गई, लेकिन इसके लिए मैं बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। हम ऑलमोस्ट हार भी चुके थे, क्योंकि मैंने अपने सारे ट्रेजर्स गवा दिए। मैं तो उन्हें यहाँ पर लाकर रिफाइन और रिपेयर करने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने कुछ चीजों को उस आर्मर के अंदर छिपा दिया है। उसके बाद वांग लिन दूसरा लेटर पढ़ता है, जिसमें उस बंदे ने कहा था कि आज ये गैंग का 19वां साल है, और यहाँ पर अब वांग लिन उस बंदे की नजर से इस पूरे वर्ल्ड को देख पा रहा था, जहाँ पे वो कहता है कि फाइनली इमॉर्टल एम्परर तो आ चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से जैसे पागल हो चुके हैं। वो कैसे ना कैसे करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने अपनी पूरी जी जान से अपना सब कुछ लगा दिया, और हेवन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए वो मारे गए। और ये नजारा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब ये पूरी की पूरी कैलेमिटी हम पर लैंड हुई, सब लोग मारे जा रहे थे, मैं वहाँ पे इकलौता बंदा था जिसने कि सब कुछ विटनेस किया। अब गाइस यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर कौन है और इससे रिलेटेड क्या चीजें, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे वो बंदा सारी बातें ना यहाँ इस लेटर में लिख रहा था, और कहने लगता है कि मैंने वो नजारा देखा जो शायद इससे पहले कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा पाम जो कि सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है, पूरे रियलम को तबाह बर्बाद कर रहा है। मैंने एक सेलेस्टियल बनने से पहले और एक सेलेस्टियल बनने के बाद, इवन की एंशिएंट गॉड का सामना करने के बाद भी कभी वो डर
डर महसूस नहीं किया जो उस दिन मैंने उस हाथ को देखने के बाद किया। मैंने सबको मरते हुए देखा, जितने सेलेस्टर्स थे वो तो बस अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे, और जब मैंने इतने लोगों को मरते हुए देखा मेरी सोल वहीं पे फ्रीज हो गई। मैं बस वहां से भाग ही सकता था, इसीलिए मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मेरे पीछे 2 आंखें थी जो कि लगातार मुझे फॉलो कर रही थी, और इसीलिए मैंने जो कुछ भी देखा है मुझे जल्द से जल्द लिखना होगा, लिख के यहाँ लाना होगा। अब तभी यहाँ पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और लिखता जाता है ना, अचानक से सब कुछ यहाँ पर डिसअपियर हो चुका था, और एंड में बस उसने यही कहा था कि मैंने जो देखा वो शायद एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे तभी वैंग लिन रियलिटी में आ चुका था, और वो सोचता है कि आखिर उस वक्त उसने क्या देखा होगा। यहाँ पे वैंग लिन बस यही सोच रहा था कि सेलेस्टियल रियलम जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर एक मामूली सा पाम अटैक जिसने की पूरे सेलेस्टियल रियलम को तबाह और बर्बाद कर दिया, आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यहाँ पे तभी वैंग लिन जो है ना वो सीधा उस लेटर को बर्न कर देता है, और फिर वो जो जेड रखी हुई थी उसे अपने पास रख लेता है। अब जिसके बाद वो नीचे आ रहा था जहाँ पे ली युआन यहाँ की जो भी पेंटिंग्स थी उन्हें अपने पास रख लेता है, और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वैंग लिन उससे कहने लगता है कि ब्रदर ली युआन, तुम इसे अपने पास रख तो रहे हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इसे जितना ज्यादा छुपा सको उतना छुपा लो, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं है। अगर तुम देख के हैरान हो तो जाहिर है आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो फिर तुम्हारा जीना ये लोग दुश्वार कर देंगे, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर ली युआन वैंग लिन की बातें अच्छे से समझ गया था, और फिर वो वैंग लिन की तरफ देखता है जहाँ पर वैंग लिन उसे वापस से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को सीरियसली लोगे। अब तभी वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि ब्रदर जो आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ, मैं इसे बहुत ही अच्छे से छुपा के रखूंगा। अब तभी ये लोग उस मेंशन से बाहर आ जाते हैं। अब तभी जैसे ये बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे ली युआन ब्रदर जू यानी कि वैंग लिन से सवाल करता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि अब आपके आगे का प्लान क्या है। वैंग लिन ये सुनकर कहता है कि फिलहाल के लिए मैं तो बस एक शांत सी जगह को ढूंढना चाहता हूँ, और जिसके बाद मैं स्पेकुलेशन में जाऊंगा और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये सुनकर वो अपने पास से एक येलो कलर का जेट स्लिप बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये जो जेट स्लिप आप देख रहे हो इसके अंदर मेरे जो कोऑर्डिनेशन के रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें सेव करके रखा गया है, तो अगर आप अपने डिवाइन सेंस को इसके साथ फिक्स करोगे और इसके जरिए से मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आप दुनिया के आखिरी कोने पे भी क्यों ना हो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े या फिर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मेरी लोकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको सच में कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो प्लीज इसके जरिए से मुझे जरूर याद कीजिएगा। वैंग ये सुनकर अपने पास से भी वो स्कल्स और स्वॉर्ड्स दोनों को बाहर निकालता और कहने लगता है कि जब हम उस गेट के अंदर गए थे तो मुझे ये सारी चीजें मिली थी, जिसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा है, इसीलिए तुम्हें जो सही लगे तुम चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो ली युआन है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ब्रदर जू आप बहुत ज्यादा जनरस है, आपने मेरा ख्याल किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर सच में ऐसी बात है तो फिर मैं इन स्वॉर्ड्स को रखना चाहूंगा, क्योंकि इन्हें अगर रिपेयर कर दिया जाए तो ये अच्छे से यूज हो सकती हैं, और मेरी रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज इसमें बहुत ही अच्छे से काम आएगी। अब ये कहते हुए वो इन्हें अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो उसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि ब्रदर जू उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जिस पर वैंग लिन से रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। अब ये सुनकर ली युआन अपने रास्ते निकल जाता है और वैंग लिन अपने रास्ते, लेकिन जाते हुए ली युआन ब्रदर जू यानी कि वैंग लिन की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि जितना ज्यादा वो रूथलेस दिखते हैं अंदर से वो उतने ही अच्छे इंसान है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस हिसाब से ये खतरे को देखकर प्लानिंग करते हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे। और अब थंडर सेलेस्टियल रियलम में एक के बाद एक बहुत ही पावरफुल लोग गैदर हो रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ब्रदर जू की जो नॉलेज है और जितने ज्यादा ये खतरनाक है उस दम पर ये बहुत इजीली उनके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करेंगे। आज तक जो लोग यहाँ पर डोमिनेंस साबित करते आए ना, उनके नाक में दम करने के लिए अब एक ऐसा कल्टीवेटर आ चुका है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। अब इसी सीन के साथ हम एंड में वैंग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ से सीधा अपने सफर की शुरुआत कर देता है, और वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ उस बीस्ट स्कल और यहाँ पे जो जेट स्लिप मिली थी ना उसे उसके बारे में पता लगाना था। सो गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम रेनेगेड इमोर्टल के फैन हो और मेरे होमीज हो तो तुम्हें रेनेगेड इमोर्टल के यूनिवर्स की एक और एक कमाल की दूंगा जरूर पसंद आएगी, जैसे कि हमने अपलोड किया है, और जाके चेकआउट जरूर कर लेना का सीरीज तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आई नो तुम में से ज्यादातर ऑलरेडी उस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जो लोग नए हैं पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे सुन रहे हैं, तो गाइस जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम रेनेगेड इमोर्टल के फैन हो। उस दूंगा को भी उसी ऑथर ने लिखा है जिसने कि रेनेगेड इमोर्टल को लिखा है, तो जाके चेकआउट कर लेना, मेरी गारंटी यार तुम्हें पसंद जरूर आएगा। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।